असीमित आरण। अगले दिन दोपहर लगभग 2 बजे दो भव्य घोड़ों से जुड़ी एक बरोश मोन्ते क्रिस्तो के द्वार के सामने आकर रुकी और एक व्यक्ति नीले कोट में उसी रंग के रेशमी बटनों के साथ सफेद बनियान पर भारी स्वर्ण श्रृंखला और हेजल रंग की पतलून पहने हुए कूपे की खिड़की से बाहर झुका, जिसके द्वार पर बैरन का मुकुट चित्रित था। उसके बाल इतने काले थे और भौहों के इतने नीचे गिरते थे कि यह माथे की झुर्रियों से असंगत प्रतीत होता था, जिन्हें वे छिपा नहीं पाते थे। संक्षेप में, 50 से 55 वर्ष का वह व्यक्ति, जो 40 का दिखना चाहता था, ने अपने सईस को द्वारपाल से यह पूछने भेजा कि क्या काउंट मोंते क्रिस्तो घर पर है। प्रतीक्षा करते हुए उस व्यक्ति ने घर के बाहरी भाग, बाघ के दिखाई देने वाले हिस्से और आने जाने वाले कुछ सेवकों की वर्दी को इतनी सूक्ष्मता से देखा कि वह लगभग उद्दंडता की सीमा तक पहुंच गया। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण थी, पर उसमें बुद्धि या व्यंग्य से अधिक चालाकी थी। उसके होंठ इतने पतले थे कि बाहर निकलने के बजाय मुंह के भीतर ही लुप्त हो जाते थे। अंततः गालों की चौड़ाई और उभार, जो चतुराई का अचूक संकेत है, पीछे हटता हुआ माथा, उभरा हुआ पश्चकपाल, जो उसके चौड़े और तनिक भी कुलीन न लगने वाले कानों से आगे निकल आता था, ये सब मिलकर इस सज्जन को, जिसे कोई साधारण व्यक्ति उसके शानदार घोड़ों, कमीज में जड़े विशाल हीरे और कोट के एक बटन होल से दूसरे तक फैली लाल फीते को देखकर अत्यंत सम्मानित समझ लेता। एक ऐसा चेहरा प्रदान करते थे जो किसी प्रशिक्षित मुख विज्ञानी को लगभग घृणास्पद स्वभाव का संकेत देता। सईस ने द्वारपाल की खिड़की पर जोर से दस्तक दी और पूछा, क्या काउंट मोंते क्रिस्तो यहाँ रहते हैं? महामहिम, यहाँ रहते तो हैं, द्वारपाल ने उत्तर दिया, पर। और उसने अली की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर संकेत किया। पर? सईस ने पूछा। पर महामहिम अतिथियों से नहीं मिल रहे, द्वारपाल ने कहा। तो फिर यह मेरे स्वामी बैरन डांगलार का कार्ड है। इसे काउंट मोंते क्रिस्तो को दीजिए और बताइए कि मेरे स्वामी ने सभा भवन जाते समय उनसे मिलने का सम्मान पाने के लिए मार्ग बदल लिया था। मैं महामहिम से बात नहीं करता, द्वारपाल ने कहा। साहब का कक्ष सेवक संदेश ले लेगा। सईस गाड़ी के पास लौट आया। तो डांगलार ने पूछा, लड़का अब भी अभी मिली सीख से कुछ उदास होकर द्वारपाल का उत्तर अपने स्वामी को सुना गया। डांगलार ने कहा। तो सज्जन स्वयं को महामहिम कहलवाते हैं और केवल अपने कक्ष सेवक से ही बात करवाते हैं। कोई बात नहीं, चूंकि उनका मुंह पर आरण है, जब उन्हें धन चाहिए होगा तब उन्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा। और वह गाड़ी में ढहते हुए कोचवान पर चिल्लाया, जिसकी आवाज सड़क के दूसरे छोर तक सुनाई दी, शाम्ब्रे दे डेप्यूते। उसके आगमन की सूचना पाकर मोंते क्रिस्तो ने उस बैरन को देखा और अपने घर की झिल्लियों के पीछे से एक उत्कृष्ट लार्गनेट की सहायता से उसका निरीक्षण उतनी ही बारीकी से किया जितनी बारीकी से स्वयं डांगलार ने घर, बाघ और सेवकों को देखा था। निस्संदेह, उसने हाथ की एक घृणासूचक गति के साथ हाथी दांत के डिब्बे में दूरबीन बंद करते हुए कहा, निस्संदेह वह व्यक्ति अप्रिय प्राणी है। पहली नजर में ही कोई उसमें छपटा सिर वाला सर्प, उभरी खोपड़ी वाला गिद्ध और लोलुप चोंच वाला बाज कैसे ना पहचान ले। अली, उसने पुकारा और तांबे के गोंग पर आघात किया। अली प्रकट हुआ। बर्तुच्चो को बुलाओ। उसी क्षण बर्तुच्चियो भीतर आया। आपने मुझे बुलाया? हाँ, काउंट ने कहा। क्या तुमने वे घोड़े देखे जो अभी मेरे द्वार पर आकर रुके? निश्चय ही, वे बहुत उत्तम थे। ये कैसे? मोंते क्रिस्तो ने उपहास से कहा कि जब मैंने तुमसे पेरिस के 2 सर्वोत्तम घोड़े मांगे, तब भी पेरिस में 2 और ऐसे घोड़े रह गए जो मेरे अस्तबल में नहीं हैं। उस तीखे स्वर और उठी हुई भौं पर अली ने सिर झुका लिया। यह तुम्हारी भूल नहीं, मेरे प्रिय अली, काउंट ने अरबी में उस कोमलता से कहा।
जिसकी उस आवाज से अपेक्षा न की जाती। अंग्रेजी घोड़ों में तुम विशेषज्ञ नहीं हो। अली का चेहरा फिर अपनी स्वाभाविक शांति में लौट आया। काउंट, बर्तुच्चियो ने कहा, जिन घोड़ों की आप बात कर रहे हैं वे बिक्री के लिए नहीं थे। मोंते क्रिस्तो ने कंधे उचका दिए। बर्तुच्चियो, जब सही मूल्य मालूम हो तो सब कुछ बिक्री के लिए होता है। डांगलार ने उनके लिए 16,000 फ्रांक दिए। बर्तुच्चियो ने कहा, तो तुम्हें 32,000 की पेशकश करनी चाहिए थी। वह बैंकर है और बैंकर अपने धन को दुगुना करने का अवसर कभी नहीं छोड़ता। क्या आप गंभीर हैं? बर्तुच्चियो ने पूछा। मोंते क्रिस्तो ने अपने प्रबंधक को ऐसे देखा मानो उसकी गंभीरता पर प्रश्न करना ही आश्चर्य हो। आज संध्या, उसने कहा, मुझे एक भेंट देनी है। मैं चाहता हूं कि वही दो घोड़े नए जुए के साथ मेरी गाड़ी खींचें। बर्तुच्चियो झुककर चला गया। द्वार पर पहुंचकर वह रुका और बोला, महामहिम, यह भेंट किस समय देंगे? 5 बजे। साहस करके निवेदन करूं कि अभी 2 ही बजे हैं, प्रबंधक ने सावधानी से कहा। मुझे पता है, मोंते क्रिस्तो का बस इतना ही उत्तर था। फिर अली की ओर मुड़कर उसने कहा, सभी घोड़ों को मैडम के सामने परेड करवाओ ताकि वह अपनी पसंद की जोड़ी चुन सके और उनसे पूछो कि क्या वे मेरे साथ भोजन करेंगी। यदि ऐसा हुआ तो भोजन उनके कक्षों में परोसा जाएगा। अब जाओ और जाते जाते कक्ष सेवक को मेरे पास भेज दो। अली के निकलते ही कक्ष सेवक भीतर आया। बप्तिस्ता, काउंट ने कहा, तुम 1 वर्ष से मेरी सेवा में हो। मैं अपने सेवकों को यही परीक्षा काल देता हूं। तुम मुझे उपयुक्त लगे। बप्तिस्ता ने प्रणाम किया। अब ये तुम्हें कहना है कि क्या मैं तुम्हें उपयुक्त लगता हूं? ओह काउंट, बप्तिस्ता ने बिना हिचक कहा, मुझे पूरा कह लेने दो। तुम वर्ष में 1500 फ्रांक कमाते हो, जो एक अच्छे और साहसी सैनिक अधिकारी का वेतन है, जो प्रतिदिन अपना जीवन जोखिम में डालता है। तुम ऐसे भोजन करते हो जिनसे कई प्रधान लिपिक, वे गरीब दास जो तुमसे कहीं अधिक व्यस्त रहते हैं, ईर्ष्या करेंगे। सेवक होते हुए भी तुम्हारे अपने सेवक हैं जो तुम्हारे कपड़े और सामान की देखभाल करते हैं। और अपने 1500 फ्रांक के वेतन के अतिरिक्त तुम उन प्रसाधनों और इसी प्रकार की खरीदों पर जो तुम मेरे लिए करते हो अपना हिस्सा लेते हो और हर वर्ष लगभग अतिरिक्त 1500 फ्रांक चुरा लेते हो। ओह, मैं शिकायत नहीं कर रहा बप्तिस्ता, ये एक युक्तिसंगत राशि है, पर मैं चाहता हूं कि यह तुरंत बंद हो जाए। कहीं भी तुम्हें वैसा पद नहीं मिलेगा जैसा सौभाग्य ने तुम्हें यहां दिया है। मैं अपने सेवकों को कभी नहीं मारता, कभी गाली नहीं देता, कभी क्रोध नहीं करता। मैं गलती को सदा क्षमा करता हूं, पर लापरवाही या विस्मृति को कभी नहीं। मेरे आदेश सामान्यतः संक्षिप्त होते हैं, पर स्पष्ट और सटीक। मैं उन्हें गलत ढंग से पूरे किए जाने की अपेक्षा 2 या 3 बार दोहराना अधिक पसंद करता हूं। मैं इतना धनी हूं कि जो जानना चाहता हूं वह जान सकूं। और सावधान रहो, मैं अत्यंत जिज्ञासु हूं। इसलिए यदि कभी मुझे यह ज्ञात हुआ कि तुमने मेरे विषय में अच्छा या बुरा कुछ कहा, मेरे कार्यों पर टिप्पणी की या मेरी गतिविधियों पर निगरानी रखी, तो तुम तुरंत मेरा घर छोड़ दोगे। मैं अपने सेवकों को एक से अधिक चेतावनी नहीं देता। तुम्हें अपनी चेतावनी मिल चुकी है, तुम जा सकते हो। बप्तिस्ता ने प्रणाम किया और द्वार की ओर 3-4 कदम बढ़े। वैसे, काउंट ने आगे कहा, मैं यह बताना भूल गया था कि हर वर्ष मैं अपने प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित राशि निवेश करता हूं। जिन्हें मैं निकाल देता हूं, वे अनिवार्यतः यह धन खो देते हैं जो उन लोगों में बांट दिया जाता है जो बने रहते हैं और जो मेरी मृत्यु के बाद उसे प्राप्त कर सकेंगे। तुम 1 वर्ष से मेरे साथ हो। तुम्हारी संपत्ति बढ़नी शुरू हो चुकी है। इसे बढ़ने दो। यह उपदेश जो अली के सामने दिया गया
जो निष्प्रभावी रहा, क्योंकि वह फ्रांसीसी का एक शब्द भी नहीं समझता था। बपतिस्ताओं पर वैसा ही प्रभाव डाल गया जैसा फ्रांसीसी घरेलू सेवक की मनोविज्ञान से परिचित कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। मैं हर प्रकार से आपकी इच्छाओं के अनुरूप बनने का प्रयास करूंगा, उसने कहा। वास्तव में मैं स्वयं को अली के अनुसार ढालूंगा। ओह, ऐसा मत करना, मोंते क्रिस्तो ने संगमरमर सी ठंडक से कहा। अली में गुणों के साथ साथ अनेक दोष भी हैं। उसके उदाहरण का अनुसरण मत करो, क्योंकि अली एक अपवाद है। उसे कोई वेतन नहीं मिलता। वह सेवक नहीं है, वह मेरा दास है, मेरा कुत्ता है। यदि वह अपने कर्तव्य में चूके तो मैं उसे निकालूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। बप्तिस्ता की आंखें फैल गईं। क्या तुम्हें इसमें संदेह है? और काउंट ने वही शब्द अली से दोहराए जो उसने फ्रांसीसी में बप्तिस्ता से कहे थे। अली ने सुना, मुस्कुराया, अपने स्वामी के पास गया, एक घुटने पर बैठा और आदरपूर्वक उसका हाथ चूमा। इस छोटे से सार ने बप्तिस्ता को पूर्णतः स्तब्ध कर दिया। काउंट ने बप्तिस्ता को उन्हें छोड़ने का संकेत किया और अली को अपने साथ आने का। वह उसे अपने कक्ष में ले गया और वे वहां लंबे समय तक बात करते रहे। 5 बजे काउंट ने गोंग पर 3 बार आघात किया। एक प्रहार अली के लिए, 2 बप्तिस्ताओं के लिए और 3 बर्तुच्चियों के लिए थे। प्रबंधक भीतर आया। मेरे घोड़े, मोंते क्रिस्तो ने मांग की। वे गाड़ी सहित तैयार हैं, बर्तुच्चियों ने उत्तर दिया। क्या मैं काउंट के साथ चलूं? नहीं, केवल कोचवान, बप्तिस्ता और अली। काउंट नीचे आया और उसने अपनी गाड़ी से जुड़े हुए वही घोड़े देखे जिन्हें उसने उस सुबह ढांगलार की बरोश में सराहा था। वह उनके पास से गुजरते हुए उन पर एक दृष्टि डाल गया। वे वास्तव में बहुत सुंदर हैं, उसने कहा। तुमने उन्हें खरीदकर अच्छा किया, भले ही थोड़ी देर हो गई। काउंट, बर्तुच्चियो ने कहा, उन्हें प्राप्त करने में बहुत परिश्रम लगा और वे बहुत महंगे थे। क्या इससे वे कम आकर्षक हो जाते हैं? काउंट ने कंधे उचकाकर पूछा। यदि काउंट संतुष्ट हैं, बर्तुच्चियो ने कहा, तो सब ठीक है। काउंट कहाँ जा रहे हैं? शो से दांवताओं की सड़क पर, पैरन डांगलार के यहाँ। यह वार्ता सामने की सीढ़ियों के शीर्ष पर हुई। बर्तुच्चियो ने पहले पायदान पर उतरने का उपक्रम किया। एक क्षण, मोंते क्रिस्तो ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे समुद्र के पास एक संपत्ति चाहिए। उदाहरण के लिए नॉर्मांडी में, ले आव्र और बुलोन के बीच। जैसा कि तुम देखते हो, मैं तुम्हें कार्य की स्वतंत्रता दे रहा हूं। संपत्ति में एक छोटा बंदरगाह होना चाहिए, एक छोटी खाड़ी या उपसागर जहां मेरी कोरवेट प्रवेश कर सके और बन सके। उसका ड्राफ्ट केवल 15 फुट है। जब भी मैं संकेत दूं, दिन या रात के किसी भी समय, वह समुद्र में जाने के लिए सदा तैयार रहे। तुम इस प्रकार की संपत्ति के लिए सभी नोटरियों से पूछताछ करोगे और जब कोई मिल जाए तो उसे देखोगे और यदि संतुष्ट हो तो अपने नाम से खरीद लोगे। कोरवेट फेकाओं की ओर जा रही होगी, है ना? मैंने उसे उसी संध्या समुद्र में जाते देखा था जब हम मार्से से निकले थे। और नौका नौका को ले मार्तिक में रुकने का आदेश दिया गया था। बहुत अच्छा। समय समय पर तुम दोनों कप्तानों से संपर्क बनाए रखना ताकि वे अपने पद पर सो न जाएं। भाप पोत का क्या? जो शालों में है। हाँ, उसी प्रकार के आदेश जैसे दोनों पाल पोतों के लिए। बहुत अच्छा। जैसे ही संपत्ति खरीद ली जाए, मैं उत्तर और दक्षिण की सड़कों पर हर 10 लीग पर घोड़ों की बदलियां तैयार रखूंगा। काउंट मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मोंते क्रिस्तो ने संतोष से सिर हिलाया, सीढ़ियां उतरी और अपनी गाड़ी में कूद पड़े, जो उन उत्कृष्ट घोड़ों की तेज चाल से आगे बढ़ी।
और सीधे बैंकर की हवेली के सामने जाकर रुकी। डांगलार उस समय एक आयोग की अध्यक्षता कर रहा था, जिसे एक रेल मार्ग कंपनी के लिए नियुक्त किया गया था। जब आकर काउंट मोंते क्रिस्तो की सूचना दी गई। वैसे भी बैठक लगभग समाप्त ही हो चुकी थी। काउंट का नाम सुनते ही वह उठ खड़ा हुआ। महाशयों, उसने अपने सहकर्मियों से कहा, जिनमें से कई एक या दूसरे सदन के सम्मानित सदस्य थे। इस प्रकार आपको छोड़कर जाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर आपसे यह मान लेने का अनुरोध करता हूं कि रोम की फर्म थॉमसन एंड फ्रेंच ने मेरे पास एक काउंट मोंटे क्रिस्तो भेजा है और मेरे यहाँ उसके नाम पर असीमित आरण खोल दिया है। यह अब तक मेरे किसी भी विदेशी संवाददाता का सबसे हास्यास्पद मजाक है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मैं और अब भी हूँ जिज्ञासा से भरा हुआ हूँ। आज सुबह मैं उस तथाकथित काउंट से मिलने गया। यदि वह सचमुच का काउंट होता, तो आप मानेंगे कि वह इतना धनी ना होता। वह मेरे लिए घर पर नहीं था। आप क्या कहते हैं? लगता है हमारा यह मोंते क्रिस्तो किसी छोटे राजकुमार या किसी प्राइमा डोना की तरह शिष्टाचार रखता है ना? इसके अतिरिक्त शांज एलिजे पर उसका जो घर है, मैंने उसके बारे में पूछताछ की, वह पर्याप्त सम्मानजनक प्रतीत होता है। पर असीमित हार्न, डांगलार ने अपने घृणित मुस्कान के साथ दोहराया। यह ऐसी बात है जो उस बैंकर को, जिसके यहाँ ऐसा आरण खोला गया हो, अपने आदमी के बारे में अत्यंत सतर्क कर देती है। इसलिए मैं उसे देखने को उत्सुक था। मुझे लगता है कि वे मुझे राह भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो अंत में हंसता है। महोदय, बैरन ने यह कहते हुए अंतिम शब्दों पर भावपूर्ण ढंग से जोर दिया, जिससे उसकी नासिकाएं फड़क उठीं। फिर उसने अपने अतिथियों को छोड़ दिया और श्वेत और स्वर्ण से सजे उस स्वागत कक्ष में गया, जिसने शोसेदांताओं पर लोगों की जीभें चलवा दी थीं। उसने अतिथि को वहीं लाने को कहा था, ताकि आरंभ से ही उस पर प्रभाव पड़े। काउंट खड़ा था, अल्बानो और फत्तौरे की कुछ प्रतियों को देखता हुआ, जिन्हें बैंकर को मूल कृतियों के रूप में थमा दिया गया था, और जो प्रतियां होते हुए भी छत पर सजे हर रंग के स्वर्ण जड़ाऊ काम से टकरा रही थीं। डांगलार के प्रवेश करते ही काउंट मुड़ा। डांगलार ने अभिवादन में सिर हिलाया और काउंट को श्वेत साटन से मढ़ी, स्वर्ण कढ़ाई वाली सुनहरे लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। काउंट बैठ गया। क्या मुझे मोंते क्रिस्तो से बात करने का सम्मान प्राप्त हो रहा है? और मुझे, काउंट ने उत्तर दिया, बैरन डांगलार से, लीजियन ऑफ ऑनर के नाइट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य से। काउंट बैरन के विजिटिंग कार्ड पर छपे सभी पदवियों को दोहरा रहा था। बैरन ने संकेत समझ लिया और होंठ भींच ली। मुझे क्षमा करें, उसने कहा, कि आरंभ में मैंने आपको उसी उपाधि से संबोधित नहीं किया जिसके अंतर्गत आपका परिचय मुझे दिया गया था। पर जैसा कि आप जानते हैं, हम जनता की सरकार के अधीन रहते हैं और मैं जनता के हितों का प्रतिनिधि हूँ, जिसका परिणाम, मोंते क्रिस्तो ने कहा, यह है कि बैरन कहलवाने की प्रथा बनाए रखते हुए आपने अन्य पुरुषों को काउंट कहने की प्रथा छोड़ दी है। ओह, मुझे तो स्वयं के लिए भी इसकी परवाह नहीं, डांगलार ने सहज भाव से कहा। उन्होंने कुछ सेवाओं के लिए मुझे यह उपाधि दी और लीजन ऑफ ऑनर का नाइट बनाया। पर पर आपने अपनी उपाधियां त्याग दी, जैसे पहले मोंतमोरेंसी और लाफायत ने किया था। आप अपने सह मनुष्यों के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। खैर, पूरी तरह नहीं, डांगलर ने कुछ असहजता से कहा। आप समझते हैं, सेवकों के लिए, तो अपने कर्मचारियों के लिए आप मोन्सेन्योर, पत्रकारों के लिए मोन्सिए और अपने एजेंटों के लिए नागरिक कहलाते हैं। संवैधानिक शासन में ये सूक्ष्म भेद सर्वथा उपयुक्त है। मैं भली भांति समझता हूँ। डांगलार ने दांत भींच लिए। उसने देख लिया कि इस धरातल पर वह मोंते क्रिस्तो का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसलिए उसने उस क्षेत्र में लौटने का प्रयास किया जो उसके लिए अधिक परिचित था। काउंट,
उसने झुकते हुए कहा, मुझे थॉमसन एंड फ्रेंच की फर्म से एक पत्र प्राप्त हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, बैरन। ओह! मुझे आपके सेवकों की तरह आपको संबोधित करने की अनुमति दीजिए। ये एक बुरी आदत है जो मैंने उन देशों में पकड़ ली है जहां अब भी बैरन होते हैं। ठीक इसलिए कि वहां नए बनाए नहीं जाते। जैसा कि मैंने कहा, मैं प्रसन्न हूं। मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं, जो सदा असुविधाजनक होता है। तो आपको पत्र मिला है? हाँ, डांगलार ने कहा। पर मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ सका। सचमुच? यहाँ तक कि स्पष्टीकरण मांगने के लिए मुझे आपके यहाँ आने का सम्मान भी प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा, पैरन। मैं यहाँ हूँ, तैयार और सुनने को तत्पर। मेरे पास पत्र है, डांगलार ने कहा। मेरा विचार है, यहीं। वह जेब टटोलने लगा। हाँ, यही रहा। ये पत्र मोंते क्रिस्तो के पक्ष में मेरे बैंक पर असीमित आरण खोलता है। तो बैरन, इसमें समझाने योग्य क्या है? कुछ भी नहीं, केवल असीमित शब्द। वह फ्रांसीसी शब्द है ना? आप समझते हैं, पत्र एक एंग्ल जर्मन फर्म से आया है। ओह हाँ, निस्संदेह। वाक्य रचना के विषय में कोई समस्या नहीं, पर गणित के विषय में वैसी बात नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं, मोंते क्रिस्तो ने यथासंभव निष्कपट भाव से पूछा, कि आपकी दृष्टि में थॉमसन एंड फ्रेंच की फर्म पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है? यह सुनकर मुझे अत्यंत खेद होगा, क्योंकि मैंने उनके यहाँ कुछ धन निवेश किया है। ओह, पूरी तरह विश्वसनीय, डांगलार ने लगभग उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा। पर वित्तीय अर्थों में असीमित शब्द इतना स्पष्ट है कि शायद वह सचमुच असीमित ही हो, मोंते क्रिस्तो ने कहा। बिल्कुल वही, यही मेरा अभिप्राय है। अब जहां अस्पष्टता है, वहां संदेह होता है। और जैसा कि बुद्धिमान कहते हैं, संदेह हो तो मत करो। अर्थात, मोंते क्रिस्तो ने कहा, आपका अभिप्राय यह है कि जहां थॉमसन और फ्रेंच की फर्म कुछ अविवेक करने को तैयार हो सकती है, वहीं डांगलार की फर्म उनके उदाहरण का अनुसरण करने को तैयार नहीं है। आपका क्या अभिप्राय है? बस यही, थॉमसन और फ्रेंच असीमित व्यापार करते हैं, पर डांगलार अपने व्यापार की सीमा निर्धारित करता है। जैसा कि आप अब भी कह रहे थे, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। किसी ने आज तक मेरे धन को अपर्याप्त नहीं पाया, बैंकर ने अभिमान से उत्तर दिया। तो प्रतीत होता है कि मैं ही पहला व्यक्ति होऊंगा, मोंते क्रिस्तो ने ठंडे स्वर में कहा। किसने कहा कि आप होंगे? आप मुझसे जो जो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, मोंते क्रिस्तो ने कहा, वे मुझे कुछ कुछ हिचकिचाहट जैसे प्रतीत होते हैं। टांगलार ने होंठ काट ली। यह दूसरी बार था जब उस व्यक्ति ने उसे पराजित किया था, और इस बार तो उसके अपने ही क्षेत्र में। उसकी विनम्रता मात्र एक आवरण थी, और वह अब उस सीमा के निकट पहुंच रहा था जो विनम्रता के बहुत समीप होते हुए भी धृष्टता कहलाती है। दूसरी ओर मोंते क्रिस्तो पूर्ण शालीनता के साथ मुस्कुरा रहा था। जब वह चाहता तो वह ऐसी निष्कलुषता धारण कर सकता था जो उसके लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध होती थी। सीधे विषय पर आते हैं। एक क्षण के मौन के बाद डांगलार ने कहा, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं वह राशि बताएं जिसे आप हमारे यहां से निकालने का इरादा रखते हैं। पर मेरे प्रिय महोदय, मोंते क्रिस्तो ने कहा, वाद विवाद में एक इंच भी पीछे हटने का निश्चय किए बिना, यदि मैंने आपसे असीमित आरण मांगा था तो उसका कारण यही था कि मुझे स्वयं यह झात नहीं था कि मुझे कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। बैंकर ने अनुभव किया कि अब उसे फिर से ऊपरी हाथ मिल गया है। वह अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया और व्यापक तथा दर्पयुक्त मुस्कान के साथ बोला, ओह महोदय, मांगने से मत डरिए। तब आप
स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे कि डांगलार एंड कंपनी के धन भले ही सीमित हों, सबसे बड़े दावों को पूरा कर सकते हैं, भले ही आप 1 मिलियन की मांग करते हैं। क्षमा कीजिए, मोंते क्रिस्तो ने कहा। मैंने कहा 1 मिलियन। डांगलार ने मूर्खतापूर्ण आत्मसंतोष के साथ दोहराया। 1 मिलियन से मुझे क्या प्रयोजन? काउंट ने कहा। ईश्वर के लिए महोदय, यदि मुझे केवल 1 मिलियन ही चाहिए होता तो मैं इतनी तुच्छ राशि के लिए आड़न खोलने की झंझट ही क्यों उठाता? 1 मिलियन? मैं तो सदैव अपने फोलियो या अपने बटुए में 1 मिलियन रखता हूं। यह कहते हुए उसने अपने विजिटिंग कार्ड रखने के छोटे से डिब्बे को खोला और राजकोष पर आहरित धारक देय 5-5 लाख फ्रॉक के 2 बॉन्ड निकाल लिए। डांगलार जैसे व्यक्ति को सुई से नहीं, गदा से प्रहार करना पड़ता है। यह प्रहार लक्ष्य पर लगा। बैंकर लड़खड़ा गया और उसे चक्कर सा आने लगा। वह विस्मय से मोंते क्रिस्तो को देखने लगा। उसकी चकित आंखों की पुतलियां भयावह रूप से फैल गई थीं। अब स्वीकार कीजिए, मोंते क्रिस्तो ने कहा, आपको थॉमसन और फ्रेंच की फर्म पर विश्वास नहीं है। खैर, इसमें कोई हानि नहीं। मैंने इसकी कल्पना कर ली थी और यद्यपि मैं व्यापार के विषय में बहुत कम जानता हूं, फिर भी मैंने आवश्यक सावधानियां बरती थीं। यहाँ आपके नाम भेजे गए पत्र के समान ही 2 अन्य पत्र हैं। पहला वियना की आर्नस्टाइन और एस्केलस की फर्म से है, जो बैरन रॉथस्चाइल्ड पर आधारित है। दूसरा लंदन की बैरिंग फर्म से है, जो लाफित पर आधारित है। बस एक शब्द कहिए और मैं आपकी सारी चिंता दूर कर दूंगा। इन दोनों में से किसी एक फर्म के पास जाकर। यही डांगलार पराजित हो गया। उसके हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहे थे जब उसने वियना और लंदन के वे पत्र खोले जिन्हें काउंट उसकी ओर बढ़ा रहा था, और उसने हस्ताक्षरों की जांच ऐसी बारीकी से की जो सामान्यतः मोंते क्रिस्तो के लिए अपमानजनक होती यदि उसने बैंकर की घबराहट को ध्यान में न रखा होता। आह, डांगलार ने कहा, अपनी सीट से उठते हुए मानो अपने सामने बैठे व्यक्ति में मूर्त रूप धारण किए हुए स्वर्ण की शक्ति को प्रणाम कर रहा हो। ये 3 हस्ताक्षर ऐसे हैं जिनका मूल्य कई करोड़ों में है। हमारी तीनों फर्मों पर 3 असीमित आर्ण। मुझे क्षमा कीजिए, पर यद्यपि अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, फिर भी मुझे आश्चर्य व्यक्त करने का अधिकार तो होना ही चाहिए। आपकी जैसी फर्म ऐसी बातों से चकित नहीं होती, मोंते क्रिस्तो ने यथासंभव उदारता के साथ कहा। तो आप मुझे कुछ धन भेज सकते हैं, ऐसा मैं मान लूं। राशि बताइए, मैं आपके आदेश में हूं। अच्छा, मोंते क्रिस्तो ने कहा, अब जब हम सहमत हैं, है ना? डांगलार ने सिर हिलाया। और अब आपको कोई संदेह नहीं रहा? कृपया, बैंकर ने कहा, मुझे कभी संदेह था ही नहीं। नहीं, आपको केवल प्रमाण चाहिए था, बस यही। तो अब जब हम सहमत हैं और आपको कोई संदेह नहीं रहा, आइए पहले वर्ष के लिए एक व्यापक राशि तय कर लें। मान लीजिए 6 मिलियन। 6 मिलियन, डांगलार ने घुटते हुए कहा। बहुत ठीक। यदि मुझे और आवश्यकता हुई, मोंते क्रिस्तो ने आगे कहा, तो हम राशि बढ़ा लेंगे। पर मेरा इरादा फ्रांस में केवल 1 वर्ष रहने का है, और उस अवधि में मुझे नहीं लगता कि मैं उस सीमा से आगे जाऊंगा। खैर, देखा जाएगा। फिलहाल कृपया कल मुझे 5 लाख फ्रॉन्क भिजवा दीजिए। मैं दोपहर तक घर पर रहूंगा, और यदि किसी कारण बाहर जाना पड़ा तो भी मैं अपने प्रबंधक के पास रसीद छोड़ जाऊंगा। धनराशि कल सुबह 10 बजे आपके पास होगी, डांगलार ने उत्तर दिया। आप स्वर्ण चाहेंगे, नोट या सिक्के? आधा स्वर्ण और आधे नोट। वह उठ खड़ा हुआ। एक बात स्वीकार करनी होगी, डांगलार ने कहा। मैं समझता था कि यूरोप की सभी बड़ी संपत्तियों से मैं परिचित हूं, पर आपकी संपत्ति, यद्यपि अत्यंत विशाल प्रतीत होती है, पूरी तरह मेरी दृष्टि से ओझल रही। क्या यह नहीं है? नहीं, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया।
इसके विपरीत यह बहुत पुरानी है। ये एक प्रकार का पारिवारिक खजाना है, जिसे छूने की अनुमति नहीं थी। संचित ब्याज ने मूल पूंजी को तिगुना कर दिया। वसीयत में निर्धारित अवधि कुछ वर्ष पूर्व ही समाप्त हुई है, इसलिए मैं थोड़े समय से ही इस धन का उपयोग कर रहा हूँ और इस विषय में आपकी अनभिज्ञता पूर्णतः स्वाभाविक है। वैसे भी शीघ्र ही आप और अधिक जान जाएंगे। इन अंतिम शब्दों के साथ काउंट ने वह हल्की सी मुस्कान दी जिसने फ्रांस देपिने को इतना भयभीत किया था। आपकी रुचियों और आपके इरादों को देखते हुए डांगलार ने आगे कहा, आप पेरिस में ऐसी भव्यता प्रदर्शित करेंगे कि हम जैसे निर्धन करोड़पति भी तुच्छ प्रतीत होंगे। फिर भी चूंकि आप मुझे एक रसिक प्रतीत होते हैं, मैंने आपको प्रवेश करते समय मेरी चित्रकृतियों को देखते हुए देखा। मैं आपसे अपनी संग्रह दीर्घा दिखाने की अनुमति चाहता हूँ। सभी प्रमाणित पुराने आचार्य। मुझे आधुनिक कला पसंद नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया। सामान्यतः उनमें एक बड़ी कमी होती है। उन्हें अभी तक पुराने आचार्य बनने का समय नहीं मिला। क्या मैं आपको थॉरवाल्डसेन, बार्तोलिनी या कानोवा की कुछ मूर्तियां दिखा सकता हूँ? सभी विदेशी। मुझे फ्रांसीसी कलाकार रुचिकर नहीं। आपको उनके प्रति अन्याय करने का अधिकार है, क्योंकि वे आपके ही देशवासी हैं। पर यह सब बाद में होगा, जब हम एक दूसरे को बेहतर जान लेंगे। अभी आपकी अनुमति से मैं आपको केवल बैरोनेस डांगलार से मिलवाकर संतुष्ट रहूंगा। मुझे मेरी उतावली के लिए क्षमा करें, पर आपके जैसे ग्राहक तो लगभग परिवार के सदस्य समान हैं। मोंते क्रिस्तो ने प्रणाम किया, ये संकेत देते हुए कि वह यह सम्मान स्वीकार करता है। डांगलार ने घंटी बजाई और चमकदार पोशाक में एक सेवक भीतर आया। क्या बैरोनेस घर पर है? हाँ, सेवक ने उत्तर दिया। क्या वह अकेली हैं? नहीं, मैडम के साथ कोई है। काउंट, क्या किसी और की उपस्थिति में आपका परिचय कराना अनुचित तो नहीं होगा? आप छद्म नाम से तो नहीं घूम रहे? नहीं, मोंते क्रिस्तो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वयं को वह विशेषाधिकार नहीं देता। मेरी पत्नी के साथ कौन है? क्या वह देब्रय है? डांगलार ने अच्छे मूड में पूछा, जिससे मोंते क्रिस्तो भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठा, क्योंकि वह बैंकर के घरेलू रहस्यों से पहले ही परिचित था। हाँ, देब्रय, सेवक ने उत्तर दिया। डांगलार ने सिर हिलाया और मोंते क्रिस्तो की ओर मुड़ा। लुसियाम देब्रय, उसने कहा, परिवार का पुराना मित्र है और गृह मंत्री का निजी सचिव। जहां तक मेरी पत्नी का प्रश्न है, विवाह के समय उसे अपनी उपाधि छोड़नी पड़ी, क्योंकि वह एक पुराने कुल की है। वह सर्वियर परिवार की कन्या है और अपने प्रथम विवाह से नारगोन की मार्क्विस की विधवा है। मुझे मैडम डांगलार को जानने का सौभाग्य नहीं मिला, पर मैं लुसियाओं देबरई से पहले मिल चुका हूं। अच्छा, डांगलार ने कहा। कहाँ? मोरासेर्फ के यहाँ। ओह, तो आप उस छोटे विस्काउंट को जानते हैं? हम रोम में एक ही समय पर थे, कार्निवाल के दौरान। हाँ, हाँ, डांगलार ने कहा। क्या मैंने खंडहरों में डाकुओं के साथ किसी विचित्र साहसिक घटना की अफवाह नहीं सुनी थी? वह किसी चमत्कार से बच निकला। इटली से लौटने पर उसने मेरी पत्नी और पुत्री से इसका उल्लेख किया था। मैडम प्रतीक्षा कर रही हैं, सेवक ने लौटकर कहा। मैं मार्ग दिखाऊंगा, डांगलार ने प्रणाम करते हुए कहा, और मैं आपका अनुसरण करूंगा, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया।